जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। हमने एपोरिज्म नंबर 157 देखा और हमने काफ़ी सारे ऐसे तथ्यों को टटोला। काफ़ी सारी ऐसी बातें देखी कि जो हम रूटीन में कुछ और सोचते हैं, लेकिन मास्टर हनीमैन तो हमें कुछ और ही कह रहे हैं। हमने देखा कि अभी तक हम ऐसा ही सोच रहे थे कि जैसे पोटेंसी बढ़ेगी वैसे एग्रावेशन बढ़ेगा, लेकिन मास्टर ने हमें क्या कहा कि पोटेंटाइजेशन या डायनेमाइजेशन इसीलिए ढूंढा गया है ताकि एग्रावेशन और एडवर्स इफेक्ट जो भी आती हैं वो कम आए या तो न आए, या तो उसको हम जितना मिनिमम हो सकें उतना मिनिमम कर पाए। उसी संदर्भ में हम आज दो एपोरिज्म के ऊपर चर्चा करेंगे, 158 और 159, क्योंकि दोनों बहुत छोटे छोटे एपोरिज्म हैं और एक दूसरे से लिंक भी हैं। तो हर व्याख्यान की शुरुआत एक अच्छे से दोहे के साथ। साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। इस संसार में ऐसे सज्जनों की, ऐसे साधुओं की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेता है और निरर्थक को उड़ा देता है। आपने कभी देखा है कि किस तरीके से सूप से सफाई होती है अनाज की? गांव में होती है, अभी सिटी में तो सब तैयार ही ले आते हैं। तो सूप होता है, हमने देखा है हमारी माता जब होते हैं, ऐसे दिवाली के बाद का टाइम आता है जब अनाज को घर में भर लिया जाता है तो उसको साफ करते हैं। तो नहीं देखा है तो गूगल के ऊपर देख लीजिएगा। वेरी गुड, आप डेली करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो आपको ये चीज मालूम होगी कि उसमें से इस तरीके से साफ किया जाता है कि जैसे हम अपने को जो अच्छा अनाज चाहिए वो अनाज सूप में ही रह जाता है, और जो कचरा होता है उसके अंदर पराड़ होती है वो सब हवा में उड़ जाता है। तो यहाँ पे हमें यही सिखाया जाता है कि हमें भी सज्जन बनना है, साधु बनना है, सूप जैसा बनना है। कि इस व्याख्यान के दौरान या तो हम जैसे जो भी इस संसार के लोग हैं, हम भी मनुष्य ही हैं, सारी अच्छी बुरी खराब सब बातें हमारे अंदर होती हैं। तो व्याख्यान के अंदर भी बहुत कुछ होगा जो आपके लिए है, बहुत कुछ है जो निरर्थक भी होगा। तो आपको जो निरर्थक लगे उसको उड़ा दीजिए और आपको जिसकी जरूरत है वो ग्रहण कीजिए। वैदिक काल के अंदर जब विद्यार्थियों को गुरुकुल में से पदवी दान दिया जाता था, अभी हमारा वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो सब टोपियां पहनते हैं और उड़ाते हैं, क्या कहते हैं उसको, काली टोपियां पहनते हैं और उड़ाते हैं वो, हाँ वो डॉक्टर है, पदवीदान, हाँ, कॉन्वर्गेशन। तो वो उसी तरीके से जब वैदिक काल के अंदर गुरुकुल के अंदर शिक्षा खत्म होती है तब गुरु उसके शिष्य को सिखाते हैं कि हम भी मनुष्य हैं, हम में भी सारी बुरी खराब सब कुछ आदतें होंगी, लेकिन हम में से जो लेने योग्य है, जो अच्छा है, उसको तुम ग्रहण करके जाना। हमने जो भूलें की हैं, हमने जो गलत किया है, उसको ग्रहण मत करना। तो हमें भी सज्जन बनना है, हमें भी साधु बनना है कि इस व्याख्यान के दो अंदर से, गुरुकुल के अंदर से, या तो जो भी व्यक्ति आपको सिखा रहे हैं या तो हम सब भी जितने लोग हैं उन सब के आचरण में से जो भी अच्छा है वो आपको ग्रहण करना है। बुराइयां हम में भी हैं, स्वभावगत वीकनेसेस हम में भी हैं, वो चीजें ग्रहण नहीं करनी है, उसको सूप बन के उड़ा देना है। बात क्लियर हो रही है? सीखने की प्रोसेस है। ऑर्गेनन के द्वारा हर बार जब आप एक अच्छे श्लोक या अच्छे सुभाषित या दोहे के साथ, हम ऑर्गेनन के व्याख्यान की शुरुआत ही इसीलिए करते हैं कि सीखना है, लेकिन कैसे सीखना है ना, वो इस सब ने सिखाया है। ये भारतीय परंपरा है, ये वैदिक परंपरा है कि यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि हम में भी वीकनेसेस हैं, बुराइयां हैं, गलत आदतें हैं, गलत चीज हैं, भूलें भी हैं। तो
तो हम जो भूले कर रहे हैं या हमारी जो गलतियां हैं वो आपको नहीं सीखनी है, वो आपको सूप बन के उड़ा देनी है। इस व्याख्यान के अंदर से आपको जो सीखने योग्य है, जो सार्थक है, वो बचा लेना है, जो निरर्थक है उसको उड़ा देना है। जीवन में भी हमें यही करना है, जहां से जो अच्छा लगे, सार्थक लगे, हमें उसमें से वही सीखना है। पहले व्याख्यान के अंदर भी हमने आपसे यही कहा था, हमने नाम दिया था विनोबा भावे का, मदर टेरेसा का, तो उनके अंदर से भी जो हमें सीखने जैसा है वो सीखना है। इवन महात्मा गांधी के बारे में भी अभी बहुत बातें चलती होती है, तो हम तो वही कहेंगे कि गांधी जी के अंदर से भी हमें जो सीखने को मिलता है, उनके अंदर से भी हमें जो सीखने योग्य है। इवन हमने व्याख्यान की शुरुआत की ना, तब हम शुक्र नीति के श्लोक के ऊपर डिस्कशन किया करते थे कि शुक्राचार्य की जो नीति है, शुक्राचार्य कौन है? कौन है शुक्राचार्य? यस, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, वेरी गुड। सो शुक्राचार्य हैं जो दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन जो भी उनमें से भी सार्थक है, उनकी भी नीति की जो अच्छी बातें हैं ना, वो हमें सीखनी है। यही भारतीयता है। बात समझ में आ रही है? हमने सब लोगों को अपनाया है, जिसमें से जो भी अच्छा लगा। चार्वाक दर्शन है कि घी खाओ, ये शरीर ही आत्मा है, घी खाओ, लेकिन कैसे भी कहीं से भी पैसे लेके घी खाओ, शरीर को रुष्ट पृष्ठ बनाओ। तो हमने उस चार्वाक को भी अपनाया है। चार्वाक मतलब देवगुरु बृहस्पति का दर्शन कह सकते हैं हम उसको। और शंकराचार्य का जो दर्शन है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उसको भी हमने अपनाया है। जिसमें से जो भी सार्थक है उसको ही अपनाते चलिए, प्यार की गंगा बहाते चलिए। बात समझ में आई कि क्यों हर व्याख्यान के पहले एक श्लोक होता है, एक दोहा होता है? क्यों हम 8, 10, 15, 20 मिनट इस दोहे के ऊपर चर्चा करते हैं? क्योंकि सबको मालूम है ये दोहा आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जीवन में कैसे उतारना है वो अच्छी चीज है। हमें जीवन में उतारना है। हम कई दफा ऐसा होता है कि हम अपने अभिभावकों के, अपने बच्चों के, हस्बैंड वाइफ के, किसी के भी स्वभाव के साथ मैच नहीं हो पाते हैं, और हम कंटिन्यूअस उनकी जो बुरी चीजें हैं, खराब आदतें हैं, उनके ऊपर ही फोकस करते हैं। लेकिन उनमें भी कुछ सार्थक होता है, कुछ प्रेम करने योग्य होता है, कुछ अच्छा होता है, और हम अगर उसके ऊपर फोकस करें, अपने आप को सूप जैसा बना लें, तो ये संसार हमारे लिए स्वर्ग समान हो जाए। हम भी प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा माइंड बार बार जो निरर्थक है ना, उसके ऊपर ही चला जाता है। क्लियर हुई बात? समझ में आ गई? यस और नो? ओके, तो हम बढ़ते हैं एपोरिज्म के ऊपर। एपोरिज्म नंबर 158, दिस स्लाइटेस्ट होम्योपैथिक एग्रावेशन। अब होम्योपैथिक एग्रावेशन किसको कहा जाता है, इसके लिए हमें एपोरिज्म नंबर 157 पढ़ना पड़ेगा। उसकी चर्चा सुनिए, बाद में ये व्याख्यान सुनिए, क्योंकि एक दूसरे से सब कुछ लिंक है। बात समझ में आ रही है कि हर बार सिम्टम बढ़ना वो होम्योपैथिक एग्रावेशन नहीं होता है। होम्योपैथिक एग्रावेशन कब आता है? कि जब हमने अच्छे से केस रिसीविंग किया हो, जब हमने अच्छे से टोटालिटी बनाई हो, सारे PQRS को मैच किया हो, सब कुछ करने के बाद एप्रोप्रिएट डोज के अंदर दवाई दिए जाने के बाद, कोई भी डाइट एंड रेजिमेंट में एरर नहीं हुआ है, कोई भी दूसरी दवाई नहीं खा ली है, इतनी सब कुछ सीजनल चेंजेस नहीं आ गए हैं, सब कुछ इंक्वायर कर लेने के बाद ही हमें डिसाइड करना है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, तब जाके हम उसको लेबल कर सकते हैं कि ये होम्योपैथिक एग्रावेशन हो सकता है। बाकी ज्यादातर मरीजों के द्वारा एग्रावेशन फील ही नहीं होगा, क्योंकि वाइटल फोर्स उसको ओवरकम कर लेगा।
लेकिन हमें क्या लगता है कि एवरी टाइम अगर सिम्टम बढ़े मतलब ये होम्योपैथिक एग्रावेशन है। नहीं, कत्तेच नहीं। सिम्टम बढ़े तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और कौन कौन से कारण हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, वो सब हमने 157 के अंदर डिस्कशन किया है। क्लियर है सबको 157? आप सबने देखा है? हाँ या ना? नहीं देखा है? 157 के व्याख्यान सुने हैं कि नहीं सुने हैं? हेलो, आवाज आ रही है? ओके, सुने हैं ना? तो वो सुने हैं तो उसमें उसमें बताया गया है। आप सुने तो पूरा कीजिएगा, ठीक है? कि होम्योपैथिक एग्रावेशन कब सोचना है। अगर पूरी तरीके से अच्छा केस रिसीविंग हुआ है तो ही हमें होम्योपैथिक एग्रावेशन के बारे में सोचना है। ऐसे ही कोई भी रैंडमली दवाई दे दी गई है तो होम्योपैथिक एग्रावेशन के बारे में नहीं सोचना है। अगर टोटालिटी के बेस के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन है तो ही होम्योपैथिक एग्रावेशन के बारे में सोचना है। अगर प्रिस्क्रिप्शन हाइपोथेसिस के बेस के ऊपर है तो होम्योपैथिक एग्रावेशन के बारे में नहीं सोचना है। अगर सीजनल चेंजेस के वजह से तकलीफें बढ़ी हैं तो वो सीजनल एक चेंजेस के वजह से हैं। अगर खाने पीने में कुछ चेंज आ गया, कुछ डाइट एंड रिजिमिन में चेंज आ गया और वो सब नहीं हुआ है तो ही होम्योपैथिक एग्रावेशन के बारे में सोचना है। और वो पेशेंट अगर बहुत सेंसिटिव है तो ही एग्रावेशन महसूस होगा। हम जितना प्रैक्टिस के अंदर रूटीनली डर जाते हैं ना प्रिस्क्राइब करने से कि एग्रावेशन आ जाएगा, उतना एग्रावेशन रूटीन नहीं है। क्लियर हो रहे हैं? डरना नहीं है। पहली बात तो प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए डरना नहीं है। केस रिसीविंग अच्छे से करो, क्योंकि हमने व्याख्यान की शुरुआत पहले ही केस रिसीविंग से की। वो बार बार देखिए, अच्छे से केस रिसीविंग करिए। केस रिसीविंग करने के बाद टोटालिटी बना के दवाई दिया है तो डरना नहीं है, कोई एग्रावेशन नहीं आने वाला, और आएगा तो हम देख लेंगे। कॉन्फिडेंस रखिएगा। ज्यादातर होम्योपैथिक स्टूडेंट डरते हैं कि एग्रावेशन आ जाएगा, एग्रावेशन आ जाएगा। अरे हमारे अंदर गलत बात इंप्लांट हो चुकी है, एग्रावेशन आता ही नहीं है। इतना एग्रावेशन कब आएगा? अगर आपने मेहनत करके केस लिया है, अच्छे से PQRS निकाले हैं, टोटालिटी बनाई है, तो काहे का एग्रावेशन आएगा भाई? और अगर हम आगे देखते हैं 159 के अंदर कि कब एग्रावेशन आएगा। दिस स्लाइट होम्योपैथिक एग्रावेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स। अगर वो होम्योपैथिक एग्रावेशन है तो कब आएगा? ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स। अ वेरी गुड प्रोग्नोस्टिक that the acute disease will most probably yield to the first dose is quite as it ought to be, as the medicinal disease must naturally be somewhat stronger than the malady to be the cured, if it is to overpower and extinguish the latter, just as a natural disease can remove and annihilate another one similar to it only when it is stronger than the latter. अगर पहले कुछ घंटों के अंदर एग्रावेशन आ गया, लेकिन कब? एक्यूट डिसीज के दौरान, will most probably yield to the first dose is quite as it ought to be, a very good prognostic value. बात क्लियर आ रही? हमें कई दफा प्रश्न पूछते हैं कि इस केस में प्रोग्नोसिस कैसा होगा, कितने टाइम में मिटेगा, कितने टाइम में अच्छा हो जाएगा। हमें होम्योपैथी के अंदर प्रोग्नोसिस देखनी है जनरलिटी के बेस के ऊपर। हम किसी डिसीज के नाम के ऊपर से प्रोग्नोसिस नहीं बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आपने दवाई दी, एक्यूट डिसीज है, चाहे वो कितना भी फैटल एक्यूट डिसीज क्यों ना हो, वो चाहे MI भी क्यों ना हो, लेकिन आपने प्रिस्क्रिप्शन दिया और होम्योपैथिक एग्रावेशन आया तो क्या आएगा? अगर MI के केस में आपने दवाई दी और उसमें अगर होम्योपैथिक एग्रावेशन आया तो क्या आएगा? जी जवाब दीजिए, इंटरैक्टिव सेशन है।
उसको पहले से ज्यादा हार्ट अटैक आएगा, ऐसा? खाइए। यस। लेकिन क्या तकलीफ बढ़ेगा, उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक आएगा। इवन आपने हेमरेज के, ब्रेन हेमरेज के केसेस में प्रिस्क्रिप्शन किया तो उसके अंदर एग्रावेशन में क्या आएगा, ज्यादा हेमरेज होगा। तो क्या होगा होम्योपैथिक एग्रावेशन? हम डरते हैं क्योंकि हम एग्रावेशन नहीं समझते। वेरी गुड। मे बी डिस्चार्ज ज्यादा बढ़ेंगे, पर्स्पिरेशन बढ़ सकता है, यूरिन बढ़ सकता है, और जो भी हमारा सेंसेशन है ना, वो सेंसेशन स्लाइट बढ़ सकता है। एग्रावेशन उसी को कहते हैं कि पेन थोड़ा स्लाइट बढ़ेगा बस, लेकिन जनरलिटी के ऊपर पेशेंट बेटर फील करेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं होगा कि उसको पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एमआई का अटैक आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। वाइटल फोर्स ऐसा नहीं होने देगा। बात समझ में आ रही है? अगर मलेरियल फीवर के अंदर आप मलेरिया तो नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं उसको, इंटरमिटेंट फीवर के अंदर अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन किया है तो क्या होगा एग्रावेशन के अंदर? 102 डिग्री ताव था तो 105 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा? समझ में आ रही है? हम एग्रावेशन को समझे ही नहीं है और खामखा डर रहे हैं कि एग्रावेशन आएगा, एग्रावेशन आएगा। होम्योपैथिक एग्रावेशन को हम समझे ही नहीं है। क्या होगा मैम? स्लाइट पेन बढ़ सकता है, फीवर बढ़ सकता है, यूरिन बढ़ सकता है, पर्स्पिरेशन बढ़ सकता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? समझ आ रहा है? हेलो? उसी तरीके से अगर आपने कोराइजा का केस है या कफ का केस है तो क्या होगा? स्लाइट कफ बढ़ सकता है या डिस्चार्ज बढ़ सकता है, और उसके बाद डिस्चार्ज बढ़ेगा और फिर वाइटल फोर्स ओवरकम करके अच्छा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जिस डोज के बाद आपको होम्योपैथिक एग्रावेशन दिखाई दे, इट इज द डोज जिसने इफेक्ट किया, उसके बाद रिपीटेशन का जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? और अगर होम्योपैथिक एग्रावेशन दिखाई दिया मतलब इट इज गुड साइन। फिर चाहे वो कोराइजा हो, कफ हो, एमआई हो, डायरिया हो, वॉमिटिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन एक्यूट डिसीज की बात हो रही है। हाँ, यहां पे बात समझ में आ रही है? एक्यूट डिसीज के दौरान दवाई देने के कुछ ही घंटे के अंदर अगर हमें होम्योपैथिक एग्रावेशन देखने को मिलता है, मतलब कि पेशेंट जनरलिटी के ऊपर बेटर फील करता है, लेकिन कंप्लेंट स्लाइट बढ़ी हुई लगती है। पेशेंट को लगता है कि सर दवा खाने के बाद मेरी तकलीफ थोड़ी बढ़ी। वो कुछ ही पेशेंट फील करेंगे, सब नहीं करेंगे, लेकिन हम इसका बहुत मिसयूज करते हैं। लोगों के मन के अंदर बात ठूसा दी गई है, होम्योपैथी में तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता है, हर डिसीज में नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? हेलो? सोए हुए हैं सब कि ऑनलाइन आके बस ऐसे ही मोबाइल शुरू रख दिए? वेरी गुड। सो जब a weaker dynamic affection is permanently extinguished by stronger one, जो वीक डिसीज है वो स्ट्रॉन्ग डिसीज से परमानेंटली रिमूव हो जाता है। ये नेचर का लॉ है। और जब ये एपोरिज्म 26 के अंदर हमने देखा, उसी लॉ को हनीमैन साहब ने होम्योपैथी के अंदर अप्लाई किया है कि एक नेचुरल डायनेमिक डिसीज है,
अगर हमें उसको रिमूव करना है तो सिमिलर काइंड ऑफ डिसीज लेकिन उससे थोड़ा स्ट्रॉन्गर हमें प्रोड्यूस करना होगा, तो वो हम आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिसीज प्रोड्यूस करते हैं। तो आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिसीज इज स्लाइट स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल डिसीज। अगर वो नेचुरल डिसीज से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और पेशेंट सेंसिटिव है तो कई दफा हमें ऐसा देखने को मिलता है कि पहले कुछ घंटे के दौरान एक्यूट डिसीज की बात हो रही है, एक्यूट डिसीज के अंदर पहले कुछ घंटे के दौरान उसकी तकलीफ थोड़ी बड़ी हुई लगे, तब हमें कुछ घबरा नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, पेशेंट को बोलना है वेट एंड वॉच। और एक्यूट डिसीज है तो वो थोड़े घंटों के अंदर, कुछ घंटों के अंदर, बेसो 5 मिनट, आई जाओ अंदर आई जाओ, कुछ घंटों के अंदर अच्छा होने लगेगा, कुछ दिनों के अंदर परमानेंट रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन हो जाएगा। सो हमें प्रोग्नोसिस जनरलिटी के बेस के ऊपर देखना है, और अगर होम्योपैथिक एग्रावेशन देखने को मिलता है तो ये गुड साइन है, लेकिन इट इज नॉट क्वाइट कॉमन, कुछ ही मरीजों के अंदर देखने को मिलता है, और उसको हमें जज करना पड़ेगा कि ये होम्योपैथिक एग्रावेशन है कि डिसीज एग्रावेशन है कि मेडिसिनल एग्रावेशन है कि सीजनल एग्रावेशन है, कौन सा एग्रावेशन है। अगर सिम्टम्स बढ़ते हैं तो बात समझ में आई, हर बार सिम्टम बढ़े मतलब होम्योपैथिक एग्रावेशन नहीं। This slight homeopathic aggravation during the first hours, a very good prognostic that the acute disease will most probably yield to the first dose. उस डोज के बाद हमें रिपीटेशन भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डिसीज परमानेंटली, जो वीकर डिसीज था, डायनेमिक डिसीज था, वो परमानेंटली चला गया है, उसके स्थान पे सिर्फ मेडिसिनल आर्टिफिशियल डिसीज ही बच गया है। अब रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करेंगे तो वाइटल फोर्स उस मेडिसिनल डिसीज के ऊपर से ओवरकम कर जाएगा और पेशेंट विल परमानेंट cure is quite as it ought to be, and the medicinal disease must naturally be somewhat stronger than the malady to be cured if it is to overpower and extinguish the latter, just as a natural disease can remove and annihilate another one similar to it only when it is the stronger than the latter. पहले के डिसीज से मेडिसिनल डिसीज स्ट्रॉन्गर होगा तो ही वो उसको परमानेंटली वहां से खदेड़ पाएगा। युद्ध के दौरान क्या होता है, जो स्ट्रांग होता है वो जीतता है ना। हमने वाइटल फोर्स के अंदर बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? राजा छत्रसाल एक दुश्मन के द्वारा घेरे गए थे, दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था। महाराज छत्रसाल को लगा कि अब इसको, ये तो दूसरा राजा या उसका सेनापति है, तो इसको खदेड़ने के लिए मुझे दूसरे राजा या सेनापति से मदद लेनी चाहिए। सो राजा छत्रसाल वाइटल फोर्स हैं, उन्होंने साइन एंड सिम्टम के तौर के ऊपर मस्तानी को भेजा, मस्तानी को भेजा कि यहाँ पे किसी ने हमला कर लिया है, वो डिसीज है। अब उस डिसीज को दूर करने के लिए स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल डिसीज के तौर के ऊपर मस्तानी वहां पे गई और उन्होंने पेशवा बाजीराव को ले आए। तो इन दोनों के अंदर फाइट हुआ और कौन जीता? और स्ट्रॉन्गर बाजीराव पेशवा जीते, उन्होंने दूसरे वो जो भी सेनापति या नवाब जो भी थे उनको वहां से खदेड़ दिया। अब रिपीटेशन, हमने राजा इनका बाजीराव का रिपीटेशन बंद कर दिया, रिपीटेशन बंद कर दिया तो थोड़े दिनों के बाद बाजीराव भी, थोड़े घंटों के बाद बाजीराव भी वहां से चले गए। अब राजा छत्रसाल फिर से अच्छे से शासन करने लगे। बात समझ में आ गई? कई दफा ऐसा होता है कि अगर बाजीराव बहुत स्ट्रांग हैं तो हमारे सिपाहियों को ऐसा लगता है कि ज्यादा आदमियों ने हमारे किले को घेर लिया है, लेकिन वो सिर्फ लगता है, फिर उनको मालूम चल जाता है नहीं ये तो हमारे दोस्त हैं। समझ में आ गई? अगर बहुत सिपाही देखने को मिले और हमें लग रहा है कि हम तो बहुत गिर चुके हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हाँ, हमने मस्तानी को भेजा था, वही शायद मदद लेके आई हैं, इसीलिए सिपाही दिख रहे हैं, तो वो होम्योपैथिक एग्रावेशन है। बात क्लियर हुई? इसमें किसी को कुछ न समझ आया हो तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़े एपोरिज्म 159 की ओर।
ऐसा ऐसा नहीं है, जब तक पेशेंट रिलीफ फील नहीं करता है तब तक हम डोज दे सकते हैं, ऐसा हमारा अनुभव है। जितना जिसका कॉन्फिडेंस, ऐसे भी फिजिशियन हैं जो सिर्फ एक डोज दे के वेट करते हैं कि इफेक्ट मिलेगा, ऐसे भी फिजिशियन हैं जो 2 4 5 डोज देते हैं कि इफेक्ट मिलेगा, ऐसे भी फिजिशियन हैं जो जब तक इफेक्ट न मिले तब तक रिपीट करते हैं। वो अपने अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से हम किस कैडर में हैं उसके मुताबिक करना है। पहले हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट करते थे, जैसे जैसे हनीमैन साहब को पढ़ रहे हैं अब कम रिपीट करते हैं। लेकिन अगर रिपीटेशन करने के बाद हमें देखने को मिले कि होम्योपैथिक एग्रावेशन आ चुका है तो वहां पे अब हमें रिपीटेशन आगे नहीं करना चाहिए, ये हमें यहां से सीखना है। बाकी हम एक्यूट में 5-5 मिनट में भी 2-2 मिनट में भी रिपीट करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। और इसीलिए हमने आगे ही श्लोक में बताया कि हम में से आपको जो ग्रहण करने योग्य लगे वही ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि हम हनीमैन को ऐसा समझे हैं, हो सकता है हमारी समझ गलत हो। और कोई जी कहिए। जी 10 મિનિટ લાગશે। 10 મિનિટ લાગશે? હા તો તમે જોઈએ? હા હું અહીંયા બરાબર, મારે પગની બતાવું બરાબર, આવું જ જોઈએ। जी फिर से कहिए। हाँ केस लीजिए, अगर वही टोटालिटी मिलती है तो वही दवाई आएगी और उसको आप उसी डोज में भी दे सकते हैं। अगर उस डोज का इफेक्ट न मिले तो उससे स्लाइट हायर पोटेंसी में भी दे सकते हैं। लेकिन अगर उसकी टोटालिटी ही चेंज हो गई है तो हमें मेडिसिन भी चेंज करना है। जरूरी नहीं है कि एक बार आपने पल्सेटिला दिया और मेरा बुखार ठीक हो गया, मुझे दूसरी बार बुखार आया तो पल्सेटिला से ही ठीक होगा। अगर टोटालिटी पल्सेटिला देती है तो दूसरी बार भी पल्सेटिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और किसी को कुछ प्रश्न? ओके, अगर आपने यूटीआई के लिए प्रिस्क्रिप्शन किया है और दवाई देने के बाद स्लाइट बर्निंग बढ़ता है या यूरिन थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो इट कैन बी गुड साइन। आपने डायरिया के लिए दवाई दिया है और उसको 1-2 दफा ज्यादा जाना पड़ता है तो इट कैन बी गुड साइन। लेकिन हमें देखना है कि उसका कैरेक्टर में क्या फर्क पड़ा, पेशेंट वाइटली नॉर्मल हो रहा है कि नहीं, जनरली बेटर हो रहा है कि नहीं, कहीं से भी डिस्चार्ज एग्रावेशन हमें देखने को कहां मिलेगा, या तो सेंसेशन में या तो डिस्चार्ज में। ये हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, हमारे गुरुओं के अनुभव से। बाकी ऐसा नहीं होने वाला है कि आपने एमआई के पेशेंट को दवाई दिया और उसको दूसरा अटैक और स्ट्रॉन्ग आएगा, ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि आपने रिंगवर्म के लिए, यहां तो एक्यूट की बात है, रिंगवर्म की छोड़ दीजिए, ठीक है। एपोरिज्म नंबर 159, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। ये ऐसा एपोरिज्म है जो बहुत ज्यादा इग्नोर हुआ है, हम इसको प्रायोगिक एप्लीकेशन बहुत कम करते हैं और शायद इससे उल्टा सोचते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं मास्टर एपोरिज्म नंबर 159 के अंदर? द स्मॉलर द डोज ऑफ द होम्योपैथिक रेमेडी इज इन, सो मच द स्लाइटर and shorter is the apparent increase of the disease during the first hour। मतलब कोई समझाएंगे हनीमैन क्या कहते हैं? The smaller the dose of the homeopathic remedy is in, so much the slighter and shorter is this apparent increase of the disease during the first hours। मतलब हाँ, द अपीरेंट इंक्रीज ऑफ द डिसीज ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, मतलब होम्योपैथिक एग्रावेशन, यू आर राइट। लेकिन द स्मॉलर द डोज ऑफ द होम्योपैथिक रेमेडी इज इन, सो मच
द स्लाइटर एंड शॉर्टर होम्योपैथिक एग्रावेशन। बात समझ में आ रही है? मतलब हनीमैन कहते हैं कि जितना होम्योपैथिक दवाई का डोज कम होगा उतना एग्रावेशन कम समय के लिए और कम सीवियर होगा, कम होगा। समझ रहे हैं? जितना डोज कम, यहां पे डोज स्मॉलर द डोज, स्मॉलर डोज किसे कहा जाता है? माइन्यूट। बात समझ में आ रही है? जितना डोज कम, हाँ जी कहिए। हाँ 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 हाँ, लेकिन जितना आपका डोज स्मॉल होगा उतना एग्रावेशन कम आएगा। हनीमैन यहां पे ये बता रहे हैं, ड्यूरिंग द एक्यूट डिसीज की बात चल रही है। The smaller the dose of the homeopathic remedy is in, so much the slighter and shorter is the appearance of the increase of the disease during the first hours. So पहले घंटों के अंदर जो डिसीज थोड़ा सा बढ़ता है, वो आपका डोज जितना कम होगा उतना एग्रावेशन आपको कम और थोड़े समय के लिए देखने को मिलेगा। और स्मॉलर डोज कैसे कहा जाता है? जिसमें दवा की मात्रा बहुत, जैसे जैसे आप दवा की मात्रा कम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको एग्रावेशन कम मिलता जाएगा। हनीमैन ने डायनेमाइजेशन इसीलिए तो दिया। हनीमैन ने इसी एपोरिज्म के कारण तो शायद डायनेमाइजेशन का थ्योरी दिया होगा ना, कि हमें मटेरियल डोज को कम करते जाना है ताकि एग्रावेशन कम होता जाए। हनीमैन अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में शायद मदर टिंचर और डेसिमल स्केल के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन करते होंगे। फिर धीरे 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 उनको मालूम हुआ कि इसमें एग्रावेशन मिल रहा है या तो दूसरे एडवर्स इफेक्ट मिल रहे हैं, जो भी मिल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो डोज को स्मॉल करना चाहिए। और डोज को स्मॉल करने के लिए हम क्या करेंगे? तो डायनेमाइजेशन करेंगे। हाँ, उसको डाइल्यूटेड डोज कह सकते हैं। अगर वाटर में आप उसको डाइल्यूट करते हैं तो उसको डाइल्यूटेड डोज कहा जाता है। लेकिन बात समझ में आ रही है? हम घबरा जाते हैं, हमें डर लगता है कि 200 कैसे दें, 1M कैसे दें, 200 से ज्यादा एग्रावेशन आ गया तो, 1M से ज्यादा एग्रावेशन आ गया तो। लेकिन हनीमैन तो और कुछ बता रहे हैं। हनीमैन तो कह रहे हैं जैसे आप डोज को स्मॉल करते जाएंगे वैसे वैसे एग्रावेशन कम और स्लाइटर होता जाएगा। हम इतना समझे, हम गलत हो सकते हैं। हाँ, हम कतई दावा नहीं कर रहे हैं कि हमारी समझ सही है। बात समझ में आ रही है? द स्मॉलर द डोज ऑफ द होम्योपैथिक रेमेडी इज इन, so much the slighter and shorter homeopathic aggravation। इसका मतलब यह हुआ कि मदर टिंचर से एग्रावेशन ज्यादा आएगा, लंबा आएगा। मदर टिंचर से 3C से 6C में कम होगा, 6C से 12C में एग्रावेशन कम होगा, 12C से 30 में, 30 से 200, 200 से 1M, 1M से 10M। बात गले से नीचे उतर रही है कि नहीं उतर रही है? लेकिन हम अभी तक यही सोच रहे थे कि 30 से 200 में ज्यादा एग्रावेशन आता है, 200 से 1M में ज्यादा आता है। एम आई राइट? लेकिन हनीमैन तो कुछ और बता रहे हैं। दिक्कत यही है कि हम हनीमैन को पढ़ते ही नहीं है, और पढ़ते हैं तो
अपने सो कॉल्ड बायसनेस से पढ़ते हैं, हम उसके ऊपर सोच नहीं सकते हैं। हम अभी भी गलत हो सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं। लेकिन पिछले काफी दिनों से एपोरिज्म्स के ऊपर व्याख्यान चल रहे हैं और जैसे जैसे हनीमैन को समझ रहे हैं, हमारे काफी सारे भ्रम टूट रहे हैं। हनीमैन ने इसीलिए तो डायनामाइजेशन का थ्योरी दिया ना, कि ड्रग की मात्रा हम उसको कम कर सकते हैं, डोज को स्मॉल बना सकते हैं। और हनीमैन यहां पे बता रहे हैं कि जैसे जैसे डोज स्मॉल होगा, एग्रावेशन कम और थोड़े टाइम के लिए आएगा। जी जी सर, कहिए। नहीं, हाँ हाँ, सही बात है। ये सब बातें कब की हैं? जब आपने अच्छे से केस रिसीविंग किया है, अच्छी टोटालिटी बनाई है, पीक्यूआरएस फाइंड किया है और लॉ ऑफ सिमिलिया के बेस के ऊपर प्रिस्क्राइब किया है, तो ही हनीमैन बात कह रहे हैं वो लागू होती है, और वो भी एक्यूट डिसीज की ही बात कर रहे हैं अभी। हम क्यों कहते हैं कि स्टार्ट विथ लोअर पोटेंसी? क्योंकि शुरुआत के अंदर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता है, हमारी ग्रिप नहीं होती है। तो अगर रॉन्ग मेडिसिन गया, डिसिमिलर मेडिसिन गया, तो वो अगर हायर पोटेंसी में देंगे तो उसका डायनामिक इफेक्ट ज्यादा दिनों तक चल सकता है। लेकिन जब आपने, हनीमैन कह रहे हैं कि एग्रावेशन का अगर आपको भय है तो हायर पोटेंसी जैसे जैसे देंगे, एग्रावेशन कम और थोड़े समय के लिए आएगा। इतना हम इस एपोरिज्म 159 के अंदर समझ पा रहे हैं। गले से नीचे उतर रही है बात? ये रूटीन से बिल्कुल विपरीत है। रूटीन में हम ऐसा ही सोचते हैं कि जितना पोटेंसी हाई उतना एग्रावेशन ज्यादा, ठीक है। लेकिन हनीमैन यहां पे बता रहे हैं कि एक्यूट डिसीज के दौरान आपको जो पहले कुछ आवर में रोग वृद्धि देखने को मिलती है, वो हकीकत में रोग वृद्धि नहीं है, लेकिन जो विकर रोग है, जो कमजोर रोग है, वो चला जाता है और उसके स्थान पे मेडिसिनल स्ट्रॉन्ग मजबूत रोग आता है, और जिसका डोज आप बंद कर देते हैं, तो ये रोग वृद्धि, मतलब ये अच्छा साइन है। और जैसे जैसे आप अपनी दवाई का डोज स्मॉल करते जाएंगे, वैसे वैसे ये रोग वृद्धि कम समय के लिए और कम आएगी। बात क्लियर हुई? बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, 2-3 बार तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर फिट हो गया है ना कि जैसे पोटेंसी बढ़ाएंगे वैसे एग्रावेशन बढ़ेगा। लेकिन हनीमैन उससे उल्टा बता रहे हैं। हनीमैन बता रहे हैं जैसे जैसे पोटेंसी बढ़ेगी एग्रावेशन कम होएगा, क्योंकि स्मॉलर डोज तो उसे ही कहा जाता है। वो आगे आएगा ना, इसके बाद के एपोरिज्म वही है। स्टेप बाय हनीमैन लिखते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। लेकिन इतना समझ आया? अभी तक किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। क्योंकि इसको स्वीकार करना कठिन है। पिछले जितने साल, हाँ जी कहिए। अब हनीमैन किसको एक्यूट डिसीज मानते हैं और किसको क्रॉनिक मानते हैं, वो उन्होंने बताया है। जो डिसीज शुरू तुरंत हो जाए और आइदर डेथ में और आइदर रिकवरी में खत्म हो जाए, उन डिसीज को एक्यूट डिसीज कहा जाता है, चाहे वो स्किन के हो या हार्ट के हो।
कोई भी डिसीज हो, अगर आपको इरप्शन शुरू हुए और इरप्शन के साथ फीवर आ रहा है, और आइधर वो 5, 7, 8, 10 दिन के बाद अच्छा हो जाएगा खुद ब खुद, और आइधर उस व्यक्ति की उस फीवर वाले इरप्शन में डेथ हो जाएगी, तो इस इरप्टिव फीवर को एक्यूट डिसीज कहा जाता है। अगर आपको स्किन का डिसीज हुआ है लेकिन वो अच्छे से अच्छा भी नहीं होता है अपने आप, और आपको उससे डेथ भी नहीं होती है, तो उसको क्रॉनिक डिसीज माना जाएगा। हनीमैन के अपने कॉन्सेप्ट हैं, उस कॉन्सेप्ट को पहले समझना पड़ता है और उसके मुताबिक ही सोचना पड़ता है। हम अभी भी कह रहे हैं हम गलत हो सकते हैं, लेकिन हमने जब तक समझा है, हनीमैन कह रहे हैं कि डोज घटाएंगे वैसे एग्रावेशन घटेगा, और यहां पे स्मॉलर द डोज का मतलब यही होता है ना। क्लियर? और किसी को कुछ प्रश्न?